उनका केस दर्ज करने को तैयार नहीं। जब तक आप पुलिस में केस दर्ज नहीं करोगे तब तक कोर्ट में कुछ जा नहीं सकता। एंड उन्होंने बहुत मुश्किलें फेस करी। जब वहां की लोकल एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनका सपोर्ट किया और उसके प्रेशर से पुलिस में कंप्लेंट हुई, लेवल क्रॉस करते करते जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आई कि अब समय बदल गया है और हमें अपनी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए इस एक्ट को लाने की जरूरत है। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि अगर किसी महिला का कार्यस्थल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था तो सबसे पहले एम्प्लॉयर के पास अगर वो जाती थी तो एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। उनका एक सिंपल स्टेटमेंट होता था कि जी मैडम आप पुलिस स्टेशन चली जाओ। एंड पुलिस स्टेशन में पुलिस में एक क्लैरिटी नहीं थी कि कौन से सेक्शन में एक कंप्लेंट को रजिस्टर करना है। कभी 509 में, कभी 354 में वो रजिस्टर करते थे। जब ये क्लैरिटी नहीं है कि इसको कौन से सेक्शन में नोट डाउन करना है तो वो कभी इन्वेस्टिगेशन में आता ही नहीं था और इन केसेस को सालों साल लग जाते थे, बट महिला को जस्टिस नहीं मिल पाता था। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जब ये सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमें एक नया एक्ट बनाने की जरूरत है। एंड उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दी जो कि बेस है इस एक्ट। सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके सर। संतोष आपको म्यूट करो, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। थैंक यू। ओके गुड। तो इसी चीज को जरा पीपीटी के थ्रू समझते हैं। तो POSH इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। जैसे मैंने कहा 1997 से पहले जो एम्प्लॉयर था ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता था कि जो महिला उसके साथ काम कर रही है उसकी सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। जब वो महिला पुलिस स्टेशन जाती थी तो वहां पे ये क्लियरिटी नहीं थी कि सेक्शन 354 में लिखना है या 509 में लिखना है। एंड इसलिए सालों साल लग जाते थे महिलाओं को जस्टिस मिलने में। उसके बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दी जिसको हम विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं। अब अगर इसको एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन से समझें, विशाखा गाइडलाइंस नाम क्यों दिया गया है उस इंस्ट्रक्शंस का? उसका नाम विजय गाइडलाइंस भी हो सकता था, प्रकाश गाइडलाइंस भी हो सकता था, संजय गाइडलाइंस भी हो सकता था, दिनेश गाइडलाइंस भी हो सकता था। उसका नाम विशाखा गाइडलाइंस क्यों आया है नाम? कोई बता सकता है? भाई आप लोगों ने पहले ट्रेनिंग अटेंड करी है तो बताइए। जो इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी उसको विशाखा गाइडलाइंस क्यों बोलते हैं? ओके, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। जिस एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भंवरी देवी को हेल्प करा उसका केस रजिस्टर करने पे और उसको हर लेवल पे सपोर्ट किया, उस एनजीओ का नाम विशाखा था। इसलिए गवर्नमेंट ने एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसका नाम विशाखा गाइडलाइंस दिया है, जिसके थ्रू जब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया, रिफाइन किया, तो जो माइन्यूट डिटेल्स थी, बहुत छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इस एक्ट को रिफाइन किया गया, बनाया गया है। इसलिए उसको विशाखा गाइडलाइंस बोला जाता है। अब इस एक्ट का पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। बचाव सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
हम जो ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं वो बचाव करने की। भाई अगर हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें, एम्प्लॉइज को बता सकें कि भाई ये चीजों से सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है तो आप अवॉइड करिए, तो बचाव का तरीका है। रोड पे चलते हैं, हेलमेट पहन के चलते हैं, बचाव का तरीका है एक्सीडेंट होने से पहले। तो इसलिए बचाव ज्यादा जरूरी है। तो पहला प्रोटेक्शन प्रिवेंशन माने बचाव। और अगर उसके बावजूद अगर किसी महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाए तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसको कैसे जस्टिस मिले, वो पार्ट 2 है जो कि इसका पर्पस है। आज जो हम बात करेंगे फाउंडेशन, जो कि विशाखा गाइडलाइंस है, डेफिनेशंस क्या होती हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कैसे बनती है, इंक्वायरी कैसे की जाती है कंप्लेंट्स के ऊपर, और एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज है। ये हमारा मेजर टॉपिक है आज का। अब आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। अगर इस चीज को समझना है तो इसको पहले अपने पे लेना होगा। एक सेकेंड, ओके। तरुण बोरा, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, हाँ सर। अशोक, एक जरा सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं कि आप जिस कार्यस्थल पे काम कर रहे हो वहां पे लोग आपसे बदतमीजी से बात करें, हैं, कोई जी आपकी सर। बेकार की वीडियोस बना रहा है, आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है, आपको घूरता रहता है, राइट, ना चाहने के बाद भी जी आपके सर। पीछे लगा रहता है, राइट, और आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाता रहता है, ऐसे कार्यस्थल में काम कर पाओगे? नहीं सर। मुश्किल होगा। जी सर। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये बताओ, जी आप काम क्यों करते हो? यूबीएस पैसा, सर। पैसे के बाद और बताइए, और कोई आंसर है क्या? राहुल कोई और सर बता समझ दे। नहीं आया सर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाँ, आप नौकरी क्यों करते हो? गलत क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो रिपीट राहुल। सर। रिपीट। आप नौकरी क्यों करते हो, काम क्यों करते हो? जी काम सर, करते हमारा हैं। फैमिली के लिए, हमारा ई के लिए सर। ओके, तो हमारा जिम्मेदारियां है घर ना, चलाने के लिए, हमारा फैमिली के लिए सर। है ना, जिम्मेदारियां है ना। जी सर। राहुल का भी यही आंसर है, जी सर। सत्य का भी आंसर है, विशाल का भी यही आंसर है, विकास का भी यही आंसर होगा, गोविंद का भी यही आंसर है, दिनेश का भी यही आंसर है, हाँ राइट। जी सर। इस आंसर से हम लोग सब अग्री करते हैं ना। हाँ सर। और जो अशोक ने बोला कि अगर वर्क प्लेस पे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, वीडियोस बना रहा है, अफवाहें फैला रहा है, तो वहां पे काम करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताइए, क्या इसका फर्क सिर्फ काम पे पड़ेगा? सर माइंड सेट पे भी पड़ेगा सर। क्यों टीम पे नहीं पड़ेगा क्या? आप पड़ेगा लोग टीम सर। में, आप लोग टीम में काम करते हो? जी सर। ओके, क्या उससे उससे फर्क कंपनी को नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। कस्टमर पे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखते हैं, क्या उससे उसका बैड इम्पैक्ट, बैड एक्सपीरियंस घर पे जाएगा? जाएगा अशोक, विजय, विकास, सब लोग? यस सर, डेफिनेटली घर पे भी जाएगा। अच्छा, क्या उसका नेगेटिव जो एक्सपीरियंस है वो समाज में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो आप काम पे फोकस कैसे करोगे? दूसरी चीज, जब हम टीम में काम कर रहे हैं, एक टीम मेंबर को फर्क पड़ रहा है, नेगेटिव उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसका पूरा इंपैक्ट सारी टीम पे जाएगा, तो काम पे तो फोकस कोई भी नहीं करेगा, प्रेशर बिल्डअप होगा कि नहीं होगा? प्रेशर डेवलप होगा। तो जिस काम के लिए जिम्मेदारियां निभाने आप घर से बाहर निकले थे, उसका ओवरऑल इंपैक्ट एक्सपीरियंस तो नेगेटिव भी होगा कि नहीं होगा? अब यही चीज इस एक्ट में समझाने की कोशिश करी गई है कि जिस कार्यस्थल पे महिला के साथ उसको बराबरी का दर्जा ना मिले, उसको जान का खतरा लगा रहे और वो खुल के काम ना कर पाए, इसका मतलब है वो डर के काम कर रही है।
और जो महिला डर के काम करेगी वो कभी भी 100% फोकस अपने काम पे नहीं रख पाएगी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट टीम पे, घर पे, समाज पे, सब पे आएगा कि नहीं आएगा। तो जिस ग्रोथ के लिए वो घर से बाहर निकली थी वो तो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। वो ऑफिस जाने में भी डरेगी और घर पहुंचने में भी डरेगी। तो जिस खुशी के लिए वो घर से बाहर निकली थी उसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड फोकस भी नहीं है, कंप्लेंट्स भी होंगी कि नहीं होंगी। क्यों, सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं कर रहे? हाँ सर, एग्री कर रहे हैं। जी तो सर। ये सिर्फ एक महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं है, उसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे जाएगा, पूरी कंपनी में जाएगा। अब ये आने का रीजन 1997 के बाद गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स चेंज हुए। उसमें से एक रूल जो था वो था ओपन इकोनॉमी करना। ओपन इकोनॉमी का मतलब है लिबरलाइजेशन। बाहर की कंपनीज ने इंडिया में आके प्रोडक्शन भी शुरू किया, कॉर्पोरेट ऑफिस भी खोला, मैन्युफैक्चरिंग भी खोली, आईटी इंडस्ट्री ने भी बूम करना शुरू किया। आज हम ही लोग हैं जो कि गूगल्स में, इन्फोसिस में, आइकिया में, सब जगह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनको वर्क फोर्स की जरूरत थी। उन्होंने ये नहीं कहा हमें मैन पावर की जरूरत है, उन्होंने कहा हमें वर्क फोर्स, वो इंसान जो उनका काम कर सके। वहां पे उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज के बीच में। उन्होंने कहा जी हमें तो काम करने वाले लोग चाहिए। एंड इसीलिए आप देखोगे कि 1997 के बाद इंडिया में जो इकोनॉमी है वो चेंज हुई, एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ, और महिलाओं ने भी आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, बिकॉज ऑफ द एक्ट। अब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। इस एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता, क्या क्या इंक्लूडेड होता वो तो हम आगे बात करेंगे, बट क्या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महिला को ड्रेस कोड के बारे में बोला जा रहा है, हम सबको यूनिफॉर्म्स मिलती हैं, अगर किसी ने यूनिफॉर्म्स को ठीक से पहन नहीं रही हैं, इनकम्प्लीट है, कैजुअल है, साफ तरीके से नहीं पहना जा रहा है, आयरन नहीं है प्रॉपर्ली, अगर उसके लिए बोला जा रहा है। अब जैसे सेफ्टी शूज होते हैं, आप लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं, बहुत भारी होते हैं। अब महिला कहेगी बहुत भारी होते हैं, मैं जूते नहीं पहनूंगी सेफ्टी, और आपको उसके लिए अगर बोला जा रहा है तो वो वर्कप्लेस हैरेसमेंट में नहीं आता। वर्कप्लेस, अगर आपको कोई काम दिया गया है और उसके साथ टाइम भी दिया गया कि आपको इतने घंटों में काम करके देना है, और अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं और उसके लिए आपको बोला जा रहा है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में नहीं आता। तीसरा, अगर किसी लेडी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, उसको जिम्मेदारियां दे रखी है जो कि वो पूरा नहीं कर पा रही है, और उसके लिए उसको बोला जा रहा है, तो वो हैरेसमेंट का पार्ट नहीं है। और अगर कोई अपने काम में पंक्चुअल नहीं है, छुट्टियां ले रही है, राइट टाइम पे नहीं पहुंच रही है, और उसके लिए अगर आपको बोला जा रहा है, तो वो वर्कप्लेस हैरेसमेंट नहीं है, वो तो एटिकेट्स में आता है। अब ये एक्ट बना कैसे है? इंडिया में अलग अलग आर्टिकल के कॉम्बिनेशन से एक्ट बनता है। जो पहला है वो है आर्टिकल 1415। आर्टिकल 1415 ये कहता है कि भारत में सारे नागरिक बराबरी का दर्जा रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ना धर्म के नाम पे, ना सेक्स के नाम पे, ना कास्ट के नाम पे, या आप कहाँ पैदा हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में सब नागरिक बराबरी का दर्जा रखते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि भारत के नागरिक को ये उसका मौलिक हक है कि वो इंडिया में कहीं पे भी जाके काम, बिजनेस, कोई कंपनी को ज्वाइन कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अगर उसको वो करता है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये उसका मौलिक हक है। और उसके बाद आर्टिकल 21 तो ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप अपनी लाइफ क्या है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप कैसे रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट उसी में ही जो महिला कार्यस्थल पर है, उसको रिस्पेक्ट से डील करना, डिसेंसी माने ठीक से बात करना, उसकी इज्जत को मेंटेन करना, ये उसका भी हक है, ये उसका भी राइट है। तो इन चारों आर्टिकल के कॉम्बिनेशन से पॉश एक्ट 2013 बना हुआ है।
और अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये अगर हम देखेंगे कि क्या हमारी टीम में कुछ लोग यूपी के रहने वाले हैं क्या? है क्या कुछ लोग यूपी के, उत्तराखंड के, बिहार के, असम के, उड़ीसा के क्या रहने वाले लोग हैं? यस सर। यस सर, यस यस सर। अच्छा, है और सर। ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं आप लोग? ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? यूवीएस। हैदराबाद है। असम के भी लोग हैं, असम से भी लोग हैं, मेघालय से भी होंगे, तेलंगाना से भी होंगे, आंध्रा से भी होंगे, राइट? दिल्ली से कोई है? नहीं सर, छत्तीसगढ़ से भी हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से भी है। देखिए, दिल्ली से मैं हूं। तो हम लोग अलग अलग प्रदेशों के लोग आज हैदराबाद में ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भेदभाव है? नहीं है सर। नहीं, क्या आपको ये कहा जाता है कि शाम को सिर्फ बिरयानी मिलेगी खाने को? है ऐसा है कुछ? नहीं है ना? सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब आप अपनी मर्जी से रह रहे हो, आप हर चीज को एंजॉय कर रहे हो, दैट मीन्स भारत का नागरिक होके आप लोग अपने सारे राइट्स, हक को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसी तरह जब एक महिला कार्यस्थल पे है तो उसको रिस्पेक्ट से बात करना, इज्जत दे के बात करना, राइट? ये उसका भी हक है कि नहीं है? और आर्टिकल 14-15 क्या कहता है? मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं है, कार्यस्थल पे सब बराबर है कि नहीं है? बराबरी का दर्जा सबको मिलना चाहिए। तो इस आर्टिकल की वजह से, इन 4 आर्टिकल्स की वजह से ये एक्ट बनाया गया है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, और लोग भी जवाब दे सकते हैं। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू नंदिनी। तो ये हमारा बेस है। अब ये एक्ट वैलिड कहाँ कहाँ पे है? अगर एक महिला एम्प्लॉय किसी कंपनी में डेली वेजेस पे, दिहाड़ी पे काम कर रही हो, कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रही हो, ट्रेनी की तरह काम कर रही हो, एम्प्लॉय की तरह काम कर रही हो, टेम्परेरी एम्प्लॉय की तरह काम करे, राइट, टाइम बाउंड काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां अपनी सर्विसेज दे रही है वो जगह उसका कार्यस्थल है। एंड वहां पे अगर उसके साथ, प्लीज प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसी ने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को, प्लीज म्यूट करिए। बदावत वेंकटेश, म्यूट करिए अपने आप को। प्लीज आप लोग सब ध्यान रखिए, कैमरा ऑन कर सकते हैं पर अनम्यूट तो मत करिए, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आती है। 100 लोग हैं आज हम लोग एक साथ। ओके, ओके। सो कोई भी महिला हो, कहीं पे भी काम कर रही हो, राइट, अगर वहां पे उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो पॉश एक्ट में आएगा। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी, एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, ऑफिसेस, बैंक की ब्रांच हो, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सब्सिडरीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्राइवेट स्कूल हो, कॉलेज हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, एंटरटेनमेंट हो, पीवीआर हो, राइट, स्कूल कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, स्पोर्ट्स के एरियाज हो, स्टेडियम्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां अपनी सर्विसेज दे रही है वहां पे ये एक्ट वैलिड है। अब जब विशाखा गाइडलाइंस आई तो उन्होंने इसी रूल में कुछ और चीजों को ऐड किया।
अगर कंपनी प्रोवाइडेड गाड़ी से महिला जा रही है कंपनी के काम से और उस दौरान उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी पॉश एक्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक महिला मीटिंग के लिए जा रही है कंपनी की गाड़ी में और उस दौरान उसके साथ हैरेसमेंट होता है तो वो पॉश एक्ट में आएगा। आजकल पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है, उस दौरान अगर वो कंपनी प्रोवाइडेड है और वहां पे उसके साथ हैरेसमेंट होता है तो वो भी पॉश एक्ट में आएगा। इसके साथ साथ 1997 के बाद एक मेजर चेंज देखा गया कि बहुत सारी महिलाएं लोगों के घरों में हाउस मेड्स का काम करने शुरू कर चुकी। हाउस मेड्स, हाउस हेल्प का। अब कहने के लिए तो वो किसी का घर है, बट महिला के लिए तो वो कार्यस्थल है कि नहीं है? तो अगर वहां पे भी उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी पॉश एक्ट में आएगा। विकास, कोई क्वेश्चन है? ओके, महिला के लिए कार्यस्थल है, इसके लिए मैं ये यस, थैंक यू। अब आती है कुछ डेफिनेशन। विकास, म्यूट कर लो। महिला वो किसी भी एज की हो सकती है, वो किसी डेजिग्नेशन